जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे संगम एज में किंगडम्स के बारे में। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने संगम लिटरेचर के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि किस तरीके से जो संगम लिटरेचर था वो डेवलप हुआ। कॉन्फ्रेंसेस हुई, 3 कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है, अलग अलग एरियाज में कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें जितने भी पोएट्स थे उन्होंने कंबाइंडली कुछ लिटरेचर जो थे वो पैट्रोनाइज किए थे। आज हम देखेंगे ये जो डीप साउथ है, डीप साउथ रीजन मतलब आज का जो हमारा केरल और तमिलनाडु में है, इनमें कौन कौन से किंगडम जो थे वो यहाँ पर रूल कर रहे थे। ठीक, तो संगम एज की अगर हम बात करें तो एक्सट्रीम साउथ मतलब आज का जो केरला और तमिलनाडु वाला रीजन है, यहाँ पर 3 किंगडम्स जो थे वो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट थे। सबसे पहला आपको यहाँ नजर आ रहा होगा चेरा, इसके बाद यहाँ पर थे चोल और यहाँ पर थे पांड्या। ठीक, तो जो हमारा केरल और तमिलनाडु वाला रीजन था, यहां पर 3 पावरफुल किंगडम्स थे, चोला, चेरा और पांड्या। ठीक, ये प्रीमिज्यूम किया गया है कि इन तीनों में से जो चेरा थे, ठीक है, ये सबसे अर्लीस्ट रहे हैं। मतलब इन तीनों की अगर हम बात करें तो इनमें भी सबसे अर्लीस्ट जो रहे हैं वो कौन रहे हैं? चेराज रहे हैं। ठीक है, और ये कहाँ मेंशन किया हुआ है? ठीक है, तो ये अशोक का इंस्क्रिप्शन है। ठीक है, अशोक का इंस्क्रिप्शन है, उसमें ये मेंशन किया हुआ है। ठीक है, अशोक का जो इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, उसमें ये चीज मेंशन की हुई है कि जो चेरास थे, ठीक है, चोला, चेरा और पांड्यास में जो चेरास थे वो सबसे अर्लीस्ट माने जाते हैं, सबसे अर्लीस्ट। ठीक, तो उस टाइम पर संगम एज की अगर हम एक्सट्रीम साउथ की बात करें तो वहां पर 3 किंगडम्स थे, चोला, चेरा और पांड्या, जिसमें से चेरा जो थे वो सबसे अर्लीस्ट थे। ठीक, तो हम जो सबसे पहले पढ़ेंगे वो चेरास के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे चोल और पांड्यान्स के बारे में, और उसके बाद फिर हम इनका पॉलिटी, रिलीजियन, इकोनॉमिक लाइफ, ये सारी चीजें आज की क्लास में हम देखेंगे। देखिए, अभी मैंने जो है मेरी जो क्लासेस हैं अभी वो इतनी फ्रीक्वेंटली रेगुलर बेसिस पर नहीं चल पा रही है बिकॉज ऑफ सम बिजी शेड्यूल। ठीक है, मैंने आपको जो वादा किया है कि मैं इसमें पूरा आपका हिस्ट्री कंप्लीट करूंगा तो वो मैं करूंगा। ठीक है, बस क्लासेस में अभी थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी नहीं आई है, कुछ टाइम के लिए ऐसा रहेगा, तो 2-2 3-3 दिन में मेरी क्लासेस आएंगी। ठीक है, सो नो नीड टू वरी अबाउट। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। ठीक, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सदर्न इंडिया में अगर देखा जाए तो उस टाइम पर 3 सबसे ज्यादा पावरफुल किंगडम्स रूल कर रहे थे। पहले थे चोला, दूसरे थे चेरा और तीसरे थे पांड्या। ठीक, अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि चेरास जो रहे हैं वो सबसे अर्लीस्ट रहे हैं, और ये कहाँ मेंशन किया है? ये अशोका के इंस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है जो उस टाइम पर मौर्यन रूलर थे। ठीक है, तो अशोका के इंस्क्रिप्शन में मेंशन किया है दैट चेरास वर द अर्लीस्ट। ठीक, इसके बाद हम सबसे पहले अब देखेंगे चेरास के बारे में। ठीक, तो चेरास में देखिए, आपको तीनों किंगडम्स में जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है वो याद रखनी है कि इनके जो है फाउंडर कौन रहे हैं, ठीक है, इनकी कैपिटल क्या थी और इनका एम्बलम क्या था। जैसे आज की डेट में अपने कंट्री का एक एम्बलम है, सारनाथ का जो लॉयन है, ठीक है, वो क्या है? अपने देश का एम्बलम है। मतलब एक तरीके से कहा जाता है कि उस किंगडम का सिंबल अगर हम बात करें। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स आपको बेसिकली याद रखने हैं, एक तो इनके फाउंडर, दूसरा इनकी कैपिटल, तीसरा इनका एम्बलम। ठीक है, और चौथा इनका रीजन, किस रीजन में ये रूल करते थे। ठीक, तो सबसे पहले अगर हम चेरा की बात करें तो चेरा की जो कैपिटल थी वो थी वंजी। ठीक है, तो वंजी आपको याद रखना है। ठीक है, ये इसकी कैपिटल थी। इसके बाद अगर हम बात करें तो इनका जो एम्बलम था वो था बो। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इनका एम्बलम क्या था? बो। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इनकी कुछ पोर्ट सिटीज भी रही हैं, ये है मुजरिस और टोंडई। ठीक है, ये 2 इनकी पोर्ट सिटीज रही हैं। देखिए, चाहे वो चेराज हो, चाहे चोलाज हो, चाहे पांड्याज हो, अगर आप यहां पर ध्यान से उनको देखें तो इनका जो रीजन था, ठीक, इनका जो रीजन था अगर हम देखें तो ये तीनों ही जो हैं कोस्टल एरियाज में है। ठीक है, आप चाहे चोल ले लीजिए, चाहे आप पांड्यन ले लीजिए, चाहे आप चेरा ले लीजिए, ये तीनों कहाँ है? कोस्टल एरियाज में है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर कुछ पोर्ट सिटीज भी होंगी।
ठीक है। इसीलिए इन तीनों किंगडम्स की अगर हम बात करें तो यहां पर जो ट्रेडिंग होती थी सी रूट्स के थ्रू वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट थी। ठीक है, सी रूट्स के थ्रू जो ट्रेडिंग होती थी वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होती थी। क्लियर। तो अगर हम बात करें यहां पर चेरास की, ठीक थे, तो इनके मेन पोर्ट सिटीज कौन कौन सी रही हैं? मुजरिस एंड टोंडाई। ठीक है, मेन पोर्ट सिटीज। इसके बाद बात करें तो इसके जो सबसे अर्लीस्ट नोन रूलर है, मतलब जिनके बारे में जिनके बारे में पता है कि जो सबसे अर्लीस्ट रूलर रहे हैं, उनका नाम है उडियन चेरलडन। चेरलडन, ठीक है, उडियन चेरलडन, या हम इनको उडियन ग्रेल भी कहते हैं, उडियन ग्रेल। ठीक है, तो अर्लीस्ट चेरा रूलर कौन से रहे हैं? उडियन चेरलदन। ठीक है, थोड़ा सा नाम डिफिकल्ट है, आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर हम इनके रीजन की बात करें, ठीक है, तो प्रेजेंट डे का अपना जो केरला वाला हिस्सा है, ठीक है, और कुछ पार्ट किसका? तमिलनाडु का। ठीक है, ये इनका रीजन रहा है, मतलब इनका जो रूलिंग रही वो आज की डेट में अपना जो केरला वाला रीजन है, ठीक है, वो, और कुछ पार्ट्स उसका तमिलनाडु का। ठीक है, अब यहां पर जो ये उडियन इनके अर्लीस्ट नोन रूलर जो माने जाते हैं, ठीक है, चेरा के, ठीक है, इनको एक्चुअली क्या है कि एक तरीके से इनको बड़े भोजन वाला उदयन भी कहा जाता है। ठीक है, मतलब इनको जो है बड़े भोजन वाला उडियन, मतलब इसका जो उडियन जो है, ठीक है, इनको कहा जाता है उडियन ऑफ द बिग फीड। उडियन ऑफ द बिग फीड। अब इनको ये शब्द क्यों बोला गया? ठीक, देखिए आप जानते हैं कि कुरुक्षेत्र में अगर हम बात करें तो कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों का युद्ध हुआ था। ठीक है, महाभारत काल में कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों का युद्ध हुआ था। तो ये जो उदयन चेरलादन थे, ठीक है, ये जो थे उस टाइम पर कुरुक्षेत्र में दोनों ही पार्टीज के लिए, मतलब कौरवों के लिए और पांडवों के लिए, दोनों ही के लिए क्या करते थे? ये खाने का प्रबंध करते थे, ये भोजन का प्रबंध करते थे। ठीक है, मतलब बेसिकली जो खाना खिलाया जाता था, जो भोजन कराया जाता था, वो इनके द्वारा कराया जाता था, और दोनों ही तरफ के सैनिकों को, मतलब कौरवों के तरफ के भी और पांडवों के तरफ के भी। अब चूंकि ये कहा जाता है कि ये उदयन जो थे, मतलब ये भी कहा जाता है कि ये जो उदयन थे ये कुरुक्षेत्र में दोनों प्रतिस्पर्धों के लिए भोजन करवाया करते थे उनको। ठीक है, इसीलिए इनको बड़े भोजन वाले उदयन की संज्ञा दी गई, उदयन ऑफ द बिग फीड। मतलब इनको उदयन ऑफ द बिग फीड क्यों कहा गया? क्योंकि ये कुरुक्षेत्र में जो कौरव और पांडव लड़ रहे थे, उन दोनों ही पार्टीज को भोजन कराने का काम ये करते थे। ठीक है, तो उदयन ने खाना जो है वो दोनों पार्टीज को कुरुक्षेत्र में खिलाया है। ठीक है, तो इसीलिए इनको उदयन ऑफ द बिग फीड कहा जाता है। इसके बाद बात करें तो इनके जो सक्सेसर रहे हैं उनका नाम रहा है नेदम चेरलादन। ठीक है, इनके जो सक्सेसर, मतलब इनके बाद जो राजा बने वो कौन बने? नेदम चेरलादन। ठीक है, उदयन चेरलादन सबसे पहले राजा रहे हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट राजा बने वो बने नेदयम चेरलादन। ठीक, इन्होंने कई सारे टेम्पल्स बनवाए। ठीक है, कई सारे इन्होंने टेम्पल्स बनवाए। ठीक है, और इनको एक टाइटल दिया गया था इमाया वाराद बम, इमा वरयबम। ठीक है, इमा या वरयम बम। ठीक है, इमा वरयम बम। ठीक, ये इनको टाइटल दिया गया था, किसको? नेदुलम चेरलदन को। ठीक है, अब ये नेदुलम चेरलदन के दो बेटे थे। ठीक है, नेदयम चेरलदन की बात करें तो इनके दो बेटे थे, एक था सिंगुतुवन और दूसरा था इलेंगो एडिगल। ठीक, एक था सेंगुतुवन और दूसरा था इलेंगो एडिगल। ठीक, देखिए आपने ये इलेंगो एडिगल का नाम सुना होगा। जब मैं आपको तमिल लिटरेचर पढ़ा रहा था तब मैंने आपको एक एपिक के बारे में बताया था, सिलपदिकरम। आपको याद होगा, मैं जब एपिक्स पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने आपको एक एपिक बताया था, सिलपदिकरम। ठीक है, सिलपदिकरम को कंपाइल किसने किया था? इलेंगो एडिगल ने। ठीक है, तो ये वही इलेंगो एडिगल है। ठीक है, इलेंगो एडिगल। तो सेंगुटुवन और इलेंगो एडिगल ये दोनों क्या रहे हैं? बेटे रहे हैं किसके? नेदुम चेरलदन के। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें तो जो इलेंगो एडिगल थे, ठीक है, ये तो तपस्वी बन गए। ठीक है, ये क्या बन गए? तपस्वी बन गए। ठीक है, और इन्होंने क्या किया? पदिकरम। ठीक है, ये जो पदिकरम किताब रही है जो इन्होंने एपिक कंपाइल की थी, पदिकरम। ठीक है, तो पदिकरम के माध्यम से
अपने भाई मतलब किसको? सेंगुटूवन को। ठीक है, सेंगुटूवन को इमोरलाइज्ड कर दिया। इमोरलाइज्ड मतलब क्या कर दिया? इसको अनैतिक बना दिया। ठीक है, मतलब अपने भाई को क्या किया इसने? अनैतिक बना दिया। किसके जरिए? इसने जो किताब लिखी थी शिलपदिकरम। ठीक है, और ये खुद क्या बन गए? ये खुद बन गए, क्या बन गए? अपने तपस्वी बन गए। ठीक है, तो इलियानी एडिगल ने क्या किया? ये एक तपस्वी बन गए और इन्होंने अपने भाई को अनैतिक बना दिया। किस एपिक के थ्रू? शिलपदिकरम। ठीक है, तो शिलपदिकरम। ठीक, इसके बाद जो रूलर आते हैं वो आते हैं चेतन सेंगुट्टुवन। ठीक है, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, चेतन सेंगुट्टुवन। ठीक है, तो चेतन सेंगुट्टुवन इसके बाद राजा बनते हैं। और ये सबसे, एक तरीके से कहा जाए तो संगम एज में चेरा किंग जो थे सबसे ग्रेटेस्ट माने जाते हैं। कौन? चेतन सेंगुट्टुवन। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें तो इनके समय में एक कोर्ट पोएट थे परनार। ये आपको नाम याद रखना है। परनार जो थे वो किसके कोर्ट पोएट थे? चेतन सेंगुट्टुवन के। ठीक, इसके बाद बात करें तो ही वॉज द फाउंडर ऑफ पाटिटिनी कल्ट। ठीक है, पाटिटिनी कल्ट के ये फाउंडर रहे हैं। ठीक है, जिसका किसकी वर्शिप से रिलेटेड है? कन्नगी। ठीक है, ये एक कुल देवी का जो है, एक देवी का जो है वर्शिप किया करते थे जिनका नाम था कन्नगी। ठीक है, तो ये जो पननी कल्ट है ये इसी से रिलेटेड है। ठीक है, और इसके फाउंडर कौन रहे हैं? चेतन सेंगुट्टुवन। ठीक है, चेतन सेंगुट्टुवन। ठीक है, अच्छा, इनको रेड चेरा भी कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है? रेड चेरा। आपको याद रखना है, रेड चेरा किसको बोला जाता है? चेतन सेंगुट्टुवन को। ठीक है, तो इनको क्या बोला जाता है? रेड चेरा भी बोला जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इनके टाइम पर 2 रेजिमेंट्स बनाई गई थी रोमन्स के द्वारा। इनके समय पर रोमन्स जो थे उन्होंने क्या करी? 2 रेजिमेंट्स बनाई थी, एक मुजरिस में और दूसरा टोंडई में। ठीक है, तो मुजरिस और टोंडई में 2 रेजिमेंट्स बनाई थी। आप याद करिए, ये मुजरिस और टोंडई क्या थी? चेरा की पोर्ट सिटी हुआ करती थी, मतलब जो तटीय स्थल पे हुआ करती थी। तो यहां पर रोमन्स ने 2 रेजिमेंट्स बनाई थी, मुजरिस एंड टोंडई, और यहीं पर इन्होंने एक ऑगस्टस का टेम्पल बनाया था। कहां पर? मुजरिस में। ठीक है, तो रोमन्स ने यहां पर 2 रेजिमेंट्स बनाई थी, मुजरिस एंड टोंडई, और इसके अलावा इन्होंने यहीं पर एक मंदिर भी बनवाया था ऑगस्टस के नाम पर। और वो ऑगस्टस का मंदिर कहां पर था? मुजरिस में। ठीक है, और मुजरिस क्या थी? इनकी पोर्ट सिटी। इनकी क्या थी? पोर्ट सिटी। इसके बाद अगर हम बात करें तो बहुत सारे रूलर्स इसके बाद, चेतन सेंगुट्टुवन के मरने के बाद बहुत सारे पेटी रूलर्स आए, लेकिन धीरे धीरे जो था चेरा एम्पायर जो हो गया वो हिस्ट्री से डिसअपियर कर गया। मतलब जो लास्ट नोन जो रूलर रहा है वो रहे हैं चेतन सेंगुट्टुवन। ठीक है, चेतन सेंगुट्टुवन के बाद से चेरा के बारे में हिस्ट्री में कोई खास इतना कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है। ठीक, तो ये था चेरास के बारे में। ठीक है, आपको चेरास के बारे में समझ में आया। देखिए, आपको इन किंगडम्स के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं वो एक तो इनकी कैपिटल क्या थी, इनका एम्बलम क्या था, इनके रूलर्स कौन थे, और इनका किस रीजन में इन्होंने रूल किया। ठीक, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने इसमें बताए हैं। ठीक, अब चेरा के बाद जो हम आते हैं, अब हम आते हैं चोल्स पे। ठीक है, अगले जो किंगडम रहा है वो रहा है चोलास। ठीक, चोलास की अगर हम बात करें तो चोलास की जो राजधानी रही है ये 2 राजधानी रही है। ठीक है, इसकी एक जो राजधानी रही वो इनलैंड कैपिटल। इनलैंड कैपिटल का मतलब ये राजधानी जो रही है वो समुद्री तट से अंदर की तरफ रही है। ठीक है, मैंने आपको बताया था चाहे चोला हो, चाहे चेरा हो या पांड्यन हो, तीनों की तीनों कोस्टल किंगडम्स रहे हैं। मतलब चूंकि समुद्री तट से ये क्या है? लगे हुए हैं। ठीक है, तो इसकी 2 राजधानियां चोल की रही हैं। एक रही है उरियर, ठीक है, जो इनलैंड कैपिटल रही है, और दूसरी रही है कावेरीपट्टनम। दूसरी क्या रही है? कावेरीपट्टनम, जो कोस्टल कैपिटल रही है। दूसरी कौन सी रही? कावेरीपट्टनम, जो कि कोस्टल कैपिटल। कावेरीपट्टनम मतलब जो कोस्टल कैपिटल, मतलब जो उनकी जो तटीय, समुद्री तटीय जो कैपिटल रही वो रही कावेरीपट्टनम, और उरेयर क्या रही? इनकी इनलैंड कैपिटल। ठीक, इनका जो एम्बलम रहा है वो रहा है टाइगर, ये याद रखना है आपको। ठीक, अगर आप याद करिए तो चेरा का एम्बलम क्या था? चेरा का एम्बलम था बो। ठीक है, इनका एम्बलम क्या है? टाइगर। ठीक, तो चोलास का एम्बलम क्या रहा है? टाइगर। ठीक है,
नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इनकी जो पोर्ट सिटी रही वो कौन सी रही, कावेरीपट्टनम। ठीक है, कावेरीपट्टनम इनकी पोर्ट सिटी रही है। जैसे अगर हम बात करें उनकी पोर्ट सिटी क्या थी, चेरास की थी मुजरिस एंड टोंडई, मुजरिस एंड टोंडई, और इनकी क्या रही, कावेरीपट्टनम। इसके बाद बात करें तो इनका जो सबसे पहला रूलर रहा है, नॉन रूलर, उसका नाम है एलेरा। ठीक है, तो चोलाज में आपको याद रखना है इनका जो सबसे पहला रूलर रहा है वो रहा है एलेरा। ठीक है, अर्लीस्ट नोन रूलर। इसके बाद अगर हम बात करें तो इनका जो एरिया रहा, मतलब इनके रीजन की अगर हम बात करें तो चोला मंडलम। ठीक है, ये कौन सी नदी के बीच में था, पेन्नार और वेल्लार नदी के बीच में। और अगर हम आज की बात करें तो तमिलनाडु में जो तांजोर और त्रिचिपल्ली डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, ये इनका एरिया रहा है। ठीक, तो आज की डेट में तमिलनाडु में जो तंजोर रीजन है, ठीक है, और त्रिचिपल्ली डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, यही इनका एरिया रहा है चोलास का। ठीक है, और इनका रीजन का नाम क्या था, चोला मंडलम। किस नदी के बीच में थी, पेन्नार और वेल्लार नदी के बीच में। आपको यह भी याद रखना है कौन सी नदी के बीच में थी, पेन्नार और वेल्लार नदी के बीच में। क्लियर है? ठीक, तो ये इसका रीजन रहा। ठीक, अब अगर हम बात करें इनके इनलैंड कैपिटल की, उरियर की, ठीक है, तो ये कॉटन ट्रेड के लिए बहुत फेमस रही है। ठीक है, उरियर जो इनकी कैपिटल रही है, इनलैंड कैपिटल, वो किस ट्रेड के लिए बहुत फेमस रही है, कॉटन के ट्रेड के लिए बहुत ज्यादा फेमस रही है। लेकिन अगर हम कावेरीपट्टनम की बात करें, ठीक है, तो कावेरीपट्टनम जिसको पूहर भी कहा जाता था, इसको क्या बोला जाता था, पूहर, जो इनकी क्या रही है, कोस्टल कैपिटल। तो आपको याद रखना है इनकी दो कैपिटल्स रही हैं, उरियर और कावेरीपट्टनम। ठीक, उरियर इनकी इनलैंड कैपिटल रही है और कावेरीपट्टनम जो रही वो इनकी कोस्टल कैपिटल रही है। क्लियर है? और इनका एम्बलम रहा है टाइगर। अब इनके कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था अर्लीस्ट नोन रूलर, उनका नाम है एलेरा। ठीक है, इनको उरियवपर भी कहा जाता है। ठीक है, उरियवपर। ठीक है, उरियवपर। ठीक है, देखिए इनके नाम बोलने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी, लेकिन आपको ये नाम याद रखने पड़ेंगे। तो चोला के सबसे पहले रूलर कौन रहे हैं, एलेरा। ही वॉज द अर्लीस्ट नोन रूलर ऑफ द चोला डायनेस्टी। इसके बात करें, इनके पास बहुत सारे चैरियट्स थे, ब्यूटीफुल चैरियट्स, और इनके पास बहुत ज्यादा वेल्थ थी, मतलब पैसा जो था वो इनके पास बहुत ज्यादा था। ठीक, इट इज सेड दैट एलोरा कॉन्कर्ड, एलोरा जो है इन्होंने ही श्रीलंका को कॉन्कर किया था। देखिए उस टाइम पर श्रीलंका पर जो कब्जा किया था, तो जो सबसे पहले चोल डायनेस्टी के रूलर थे एलोरा, उन्होंने श्रीलंका को कॉन्कर किया और उस पर तकरीबन 50 साल तक इन्होंने राज किया था। ठीक है, मतलब इनका जो राज रहा श्रीलंका में वो 50 ईयर्स तक रहा। तो आपको याद रखना है पहले चोल डायनेस्टी के रूलर एलारा, जिन्होंने श्रीलंका पर कॉन्कर किया था, एंड नियरली अबाउट 50 ईयर्स तक। ठीक, तो ये थे एलेरा, सबसे अर्लीस्ट नोन रूलर ऑफ चोल डायनेस्टी। इसके बाद जो अगले रूलर आते हैं वो आते हैं करिकला चोल। ठीक है, करिकला चोल। ठीक है, ये भी एक बहुत ही ग्रेटेस्ट किंग रहे हैं चोला डायनेस्टी के। ठीक है, ये इनके बेटे रहे हैं उर्वा पहरर के, ये पोस्टुमस सन रहे हैं किसके, उर्वा पहर के। ठीक है, इसके बाद बात करें तो इनके समय में बहुत सारे जंगल काटे गए थे एग्रीकल्चर के लिए। ठीक, तो इनका शासन आपको इसलिए भी याद रखना है, इनके समय में बहुत सारे पेड़ काटे गए। ठीक है, और वहां पर क्या किया गया, कृषि के लिए उस भूमि को, ठीक है, और उस भूमि को ट्रेडिंग के लिए यूज किया गया। ठीक है, मतलब एज अ ट्रेडिंग के रूप में। ठीक है, और एज अ बात करें तो एग्रीकल्चर। ठीक है, तो इनके समय में बहुत सारे पेड़ काटे गए। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें तो कराईकल चोल ने अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया था ओरियर से कावेरीपट्टनम में। देखिए पहले क्या थी इनकी, जैसे मैंने आपको बताया कि इनकी दो कैपिटल रही हैं। ठीक, तो संगम एज में शुरुआती लेवल पर अगर हम बात करें तो शुरुआती लेवल पर इनकी एक ही कैपिटल थी, उरियर। ठीक है, उरियर से कावेरीपट्टनम में चेंज किया था किसने, करिकाला चोल ने। ठीक है, इसलिए हम इनकी दो कैपिटल्स पढ़ते हैं। पहले इनकी कैपिटल जब ये बना डायनेस्टी तो उस टाइम पर इनकी कैपिटल थी उरियर, लेकिन उसको फिर उरियर से किसको कन्वर्ट किया गया, कावेरीपट्टनम में किसने शिफ्ट किया, करिकल चोल ने। तो आपको याद रखना है करिकल चोल ने क्या किया था,
उरियर से कावेरीपट्टनम कैपिटल को शिफ्ट किया था। इसके बाद बात करें तो इनके टाइम पर बहुत सारा ब्राह्मणिकल सैक्रिफाइसेस भी एनकरेज किए गए। देखिए ब्राह्मण समाज में जो बलि वगैरह दी जाती थी वो इनके टाइम पर बहुत ज्यादा एनकरेज की गई। इसके अलावा करिकाल ने एक 160 किलोमीटर, ठीक है, लंबी जो है तटबंध, ठीक है, तटबंध बनवाया कावेरी नदी के किनारे। देखिए तटबंध मतलब एक तरीके से दीवार बनाई गई, ठीक है, कावेरी नदी के किनारे 160 किलोमीटर का, ठीक है। और इसमें तकरीबन 12,000 श्रीलंका के जो गुलाम थे उनको इस्तेमाल किया गया। देखिए इनके जो पिताजी थे उन्होंने श्रीलंका पर कब्जा कर लिया था और श्रीलंका पर फिर तब से किनका राज चल रहा था, चोल का राज चल रहा था। तो वहां बहुत सारे बंधुआ मजदूर को बुलवा करके और 160 किलोमीटर लंबा तटबंध बनवाया गया, ठीक है, कावेरी नदी के किनारे, एम्बैंकमेंट, ठीक है, अलोंग दी कावेरी रिवर, ठीक। इसके बाद बात करें तो इनके दो बेटे थे, ठीक है, एक था मनिकली, ठीक है, जिसने कहां से रूल किया, उरियर से रूल किया, और दूसरा था पेरुबिरकल्ली, ठीक है, जहां जहां जिसने कहां से रूल किया, पुअर से, जो इनकी क्या थी, कोस्टल कैपिटल, ठीक है, कावेरीपट्टनम। तो इनके दो बेटे थे करिकाल चोल के, एक था मनकली जिसने उरियर से रूल किया और एक था पेरुबिरकल्ली जिसने कहां से रूल किया, पुअर से रूल किया, ठीक है। अब जैसे जैसे समय बीतता गया, अब चूंकि सक्सेसर्स एक दूसरे से लड़ाई करते गए, ठीक है, सक्सेसर जो थे इनके कराईकल चोल के बाद से, तो इनमें क्या हो गई, आपस में लड़ाई होने लगी और अल्टीमेटली क्या हो गया, ये एम्पायर जो हो गया वो लास्ट में वीक पड़ गया, ठीक है। देखिए जब आपस में लड़ाई होने लगती है तो कहीं ना कहीं एम्पायर जो होता है वो वीक पड़ जाता है, ठीक है। और उसके बाद फिर इन पर किसने अटैक किया, पल्लवाज ने अटैक किया, ठीक है, और इन्होंने क्या किया, इनको यहां से खदेड़ दिया, ठीक। तो यहां से चोल एम्पायर खत्म हो गया, ठीक। तो आपको याद रखना है करईकई चोल के बाद, करिकला चोल के बाद से जो चोल एम्पायर था वो धीरे धीरे आपस में एक दूसरे से क्या होने लगे, लड़ने लगे। और लड़ने के कारण हुआ क्या कि ये कमजोर पड़ गए, और कमजोर पड़े तो फिर पल्लवाज ने इनको अटैक करके इनके ऊपर से वो कर दिया, ठीक है। आपको चोलास का इसलिए भी रिमेंबर करना है कि इन्होंने बहुत अच्छी नेवी, एक तरीके से इनकी नेवी बहुत एफिशिएंट थी, मतलब समुद्री जो इनकी वो थी नेवी जो थी वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट थी, क्लियर। चोल का एक तरीके से कहा जाए तो एक टाइम पर पूरे इंडियन ओशियन पे चोल का कब्जा था। चोल एम्पायर जो था वो पूरी तरीके से इंडियन ओशियन को कंट्रोल करता था। दैट इज वाई चोल एम्पायर जो था वो बहुत ही रिचेस्ट एम्पायरों में से एक था। बहुत पैसा था इन लोगों के पास। क्यों पैसा था, क्योंकि ये पूरा इंडियन ओशियन को कंट्रोल करते थे। वहां से कोई भी शिप जाती थी, कुछ भी जाता था सामान अमान, उस पर टैक्स वगैरह ये लिया करते थे, ठीक है। और इन्हीं अपनी नेवी के ही दम पर इन्होंने श्रीलंका पर आक्रमण करके श्रीलंका पर कब्जा कर लिया था और तकरीबन 50 साल तक श्रीलंका पर राज किया था, क्लियर। तो इनकी नेवी जो रही वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट थी, ठीक। तो ये था चोलास के बारे में, ठीक। चेराज हो गया, चोलाज हो गया। अब इसके बाद जो अगले आते हैं थर्ड किंगडम, वो है पांड्यान्स, ठीक। देखिए पांड्यान्स को आपको इसलिए भी याद रखना है कि पूरा जो संगम एज के टाइम पर, संगम लिटरेचर का टाइम पर जो संगम के 3 काउंसिल्स हुए थे जो मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है, फर्स्ट संगम, सेकंड संगम, थर्ड संगम। तो ये जितने भी संगम्स हुए थे किनके पैट्रोनेज के उस पे हुए थे, यही पांड्यान्स के, ठीक है। तो एक तरीके से संगम लिटरेचर के जनक इनको कहा जा सकता है एक तरीके से, क्योंकि इन्हीं के सानिध्य में वो सारे संगम्स हुए थे, ठीक है। अब जैसे इनकी 2 कैपिटल्स थी, अगर हम बात करें चोल की जो 2 कैपिटल्स थी उरियर और कावेरीपट्टनम, वैसे ही पांड्यास की भी एक इनलैंड कैपिटल थी और एक कोस्टल कैपिटल थी। अगर हम इनके इनलैंड कैपिटल की बात करें तो वो थी मदुरई, ठीक है। मदुरई जो थी वो पांड्यास की इनलैंड कैपिटल थी, और दूसरी जो थी कोरकोई, ठीक है, या जिसको हम कॉलचोई बोलते हैं, ये इनकी कोस्टल कैपिटल थी, ठीक है। और ये जो कॉलचोई था ये मोतियों के लिए फेमस था, पर्ल्स के लिए, ठीक है। मोतियों के लिए जो था कॉलचोई, ये बहुत ज्यादा फेमस था, ठीक है। तो इसकी जो कैपिटल थी पांड्यास की वो कहां थी, मदुरई में, इनलैंड कैपिटल। और जो कोस्टल कैपिटल थी वो कौन सी थी, कोरकोई, ठीक है, जिसको कॉलचोई भी बोलते हैं, ठीक है। और ये किसके लिए फेमस था, मोती के लिए फेमस था, ठीक। अब हम अगर इसके एम्बलम की बात करें तो इसका जो एम्बलम था वो फिश था, मछली। याद रखिएगा, चेरास का क्या था, बो, चोलास का क्या था, टाइगर, और
पांड्यास का क्या है, फिश। तो आपको एम्बलम इनके याद रखने पड़ेंगे। तो इनका एम्बलम क्या था, फिश। ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें तो इनके जो सबसे पहले रूलर थे वो थे मधुकुडमी। ये आपको याद रखना है, पहले रूलर इनके कौन रहे हैं, मधुकुडमी। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो आज की डेट में अगर हम बात करें रीजन की इनकी, तो आज की जो मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट है त्रिनुवल्ली, ठीक है, रामंद एंड मदुरई इन तमिलनाडु, ये इनका एरिया रहा है पूरा। मतलब आज की डेट में तमिलनाडु में जो मदुरई रीजन है, रमंद रीजन है या त्रिनुवल्ली रीजन है, ये इन सारी रीजन पर किनका राज हुआ करता था, पांड्यास का राज हुआ करता था। क्लियर है। तो ये बेसिकली कहां पर थे, बेसिकली तमिलनाडु में। ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें तो पांड्यास के बारे में सबसे पहले मेंशन किया था मेगस्थनीज ने। ठीक है। मेगस्थनीज मतलब आप याद करिए, मेगस्थनीज कौन था, मेगस्थनीज वो था जो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर मौर्य साम्राज्य में आया था, ये ग्रीक एम्बेसडर था। ठीक है। और इसी ने अपने जो है मेंशन किया इसको, किंगडम को, मतलब पांड्यास को, उनके मोतियों के लिए। मतलब ये किंगडम जो फेमस था वो बेसिकली किसके लिए था, अपने मोतियों के लिए, पर्ल्स के लिए। ठीक है। और इनकी पर्ल्स कहाँ जो है, पर्ल्स वगैरह इनका जो था, पर्ल्स के लिए ये क्या थे, फेमस थे। और इनकी जो कोस्टल कैपिटल थी कोलचोई, वो पर्ल्स के लिए ही फेमस थी। और ये किसने मेंशन किया, ये मेगस्थनीज में मेंशन किया। ठीक। इसके अलावा ये लोग रामायण और महाभारत में भी इनके बारे में मेंशन किया गया है। ठीक है। तो पांड्यन एम्पायर के बारे में महाभारत और रामायण में भी क्या किया गया है, मेंशन किया गया है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इनका जो बेसिकली ट्रेड रहा है वो रोमन एम्पायर से रहा है। ठीक है। मतलब जो रोमन एम्पायर था उस टाइम पर, उनके साथ क्या था, इनका बहुत सारा ट्रेड हुआ करता था। ठीक है। तो इनका जो फेमस ट्रेड रहा वो किसके साथ रहा, रोमन एम्पायर के साथ। और इन्होंने कई सारी एम्बेसीज भी कहां भेजी थी, रोमन एम्पायर में। क्लियर। तो इनका ट्रेड जो रहा वो रोमन एम्पायर के साथ रहा। इनकी भी दो कैपिटल थी, मदुरई इनलैंड कैपिटल थी और कोरकोई चौलकोई कोस्टल कैपिटल थी। इनके में जो एम्बलम था वो फिश था। मेगस्थनीज ने इनके बारे में बताया है। और आज का तमिलनाडु में जो मदुरई वाला रीजन है, रामंड और त्रिनुवल्ली, ये रीजन इनका रहा है पांड्यास का। ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट रूलर्स ऑफ पांड्यास में कौन कौन रहे, तो पहला मैंने आपको बताया मधुकुडमी। ठीक है। ये सबसे अर्लीस्ट पांड्यन रूलर रहे हैं। इसके अलावा बात करें, इन्होंने मदुरई से रूल किया है। ठीक है। ही रूल फ्रॉम मदुरई। इसके बाद बात करें तो ही वॉज द फॉलोअर ऑफ वैदिक रिलीजन। देखिए वैदिक रिलीजन के ये फॉलोअर रहे हैं। ठीक है। साउथ में देखिएगा ज्यादातर किंगडम्स जो रहे हैं ना, वो वैदिक रिलीजन्स के भी फॉलोअर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे मंदिर आपको साउथ में नजर आएंगे। ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये लोग वैदिक रिलीजन्स के क्या रहे हैं, फॉलोअर्स रहे। ठीक है। और इन्होंने भी बहुत सारे सैक्रिफिशियल ऑल्टर्स बनाए गए थे, मतलब जहां पर बलि वगैरह दी जाती है, उसके लिए व्यवस्था इन्होंने की थी। ठीक है। तो ये इनके सबसे पहले रूलर थे मधुकुडमी। ठीक है। इसके बाद जो अगले रूलर आते हैं वो आते हैं नेंदुजिलियन। ठीक है। अब नेंदुजिलियन इस साम्राज्य के चौथे किंग थे। ठीक है। तो दूसरे और तीसरे इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे। ठीक है। जो इंपॉर्टेंट किंग्स थे उन्हीं के बारे में मैं पढ़ा रहा हूं। तो जो अगले किंग थे वो थे नेंदुजिलियन। ठीक है। ये चौथे नंबर के किंग रहे हैं। और इनके बारे में कहा मेंशन किया गया है, शिलपदिकरम में। देखिए शिलपदिकरम मतलब किसकी किताब थी, ये एपिक थी इलैंगो एडिगल की। ठीक है। उसमें भी नेंदुजिलियन के बारे में, जो पांड्यन किंग थे, उनके बारे में दिया हुआ है। ठीक। अब इन्होंने एक टाइटल ग्रहण किया था। ठीक है। इनका जो टाइटल था वो था आर्य पपदिका नंदा। ठीक है। आर्य पपदिका नंदा। ठीक है। तो आर्य पपदिका नंदा जो है, ये इनका टाइटल रहा है। आपको याद रखना है नेंदुजिलियन का। ठीक है। और अगर हम बात करें नेंदुजिलियन की, तो ही वॉज द ग्रेटेस्ट किंग अमंग पांड्यंस। पांड्यंस के समय के सबसे बेहतरीन किंग रहे हैं ये। इसके बाद बात करें, ही वॉज द हीरो ऑफ मदुरई मांचू। ठीक है। मदुरई मांचू जो है, जो 10 आइडल्स मैंने आपको पढ़ाए थे, उनमें जो सबसे लॉन्गेस्ट है वो है मदुरई मांचू। और मदुरई मांचू की ये क्या रहे हैं, हीरो रहे हैं। कौन हीरो रहे हैं, जो है नेंदुजिलियन। ठीक है। नेंदुजिलियन क्या रहे हैं, हीरो रहे हैं उसके। ठीक है। और इसके अलावा नेंदुजिलियन ने जो है चोला और चेरा की आर्मीज को कंबाइंडली डिफीट किया था।
मतलब आप कल्पना कर सकते हैं कि ये कितने ब्रेव रूलर रहे होंगे, कितने ग्रेटेस्ट रूलर रहे होंगे कि चोल और चेरास की कंबाइंड आर्मी को इन्होंने क्या किया, डिफीट किया। इसके बाद बात करें तो ये आर्ट और लिटरेचर के भी बहुत बड़े पैट्रॉन रहे हैं, मतलब इन्होंने आर्ट और लिटरेचर का भी बहुत सारा विकास किया। ठीक, फॉरेन ट्रेड इनके समय में बहुत ज्यादा था। मोस्टली अगर कहा जाए तो एग्रीकल्चर जो है, कृषि जो है, इनके समय में वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हुआ। ठीक है, इसके अलावा बात करें, ठीक है, इसके अलावा इन्होंने ही ये वही रूलर हैं नेंडूजिलियन जिन्होंने कोवलन को एज अ थेफ्ट, मतलब एज अ चोर माना था कोवलन को। ठीक है, तो इसमें देखिए यहां पर मैंने आपको बताया था कन्नगी के बारे में। ठीक है, कन्नगी बेसिकली क्या थी, कोवलन की वाइफ थी। ठीक है, कोवलन की क्या थी, पत्नी थी। और ये पांड्यन जो रूलर थे, कौन, नेंडूजिलियन, इन्होंने क्या किया था, कोवलन को चोर मान लिया था कि ये एक चोर है। ठीक है, तो इसीलिए इस टाइम पर उसकी जो वाइफ थी कन्नगी, उन्होंने मदुरई सिटी को श्राप दे दिया था। इन्होंने क्या दे दिया था, श्राप दे दिया था, क्योंकि इनके पति को क्या मान लिया गया था, अक्यूज मान लिया गया था, चोर मान लिया गया था। तो उस गुस्से में आके कन्नगी ने जो किया था वो इनको श्राप दे दिया था, और इनके श्राप के बाद से ही पांडियंस का जो है डिमोलिशन होना शुरू हो गया था। ठीक, तो बेसिकली कोवलन को इन्होंने चोर मान लिया था, जिसके कारण उनकी जो पत्नी थी कन्नगी, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, मदुरई शहर को क्या कर दिया था, एक तरीके से श्राप दे दिया था, जिस श्राप के बाद से इनका रूल जो था वो धीरे धीरे समाप्त होता गया। ठीक है, अब जो आखिरी पांड्यन किंग थे, ठीक है, वो कौन थे, कनपेरकड़। ठीक है, कनपेरकड़ जो रहे हैं वो आखिरी पांड्यन किंग थे। और इसके बाद से 5th सेंचुरी एडी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, बाय 5th सेंचुरी एडी संगम की पूरी ग्लोरी डिसअपियर हो गई थी। संगम मतलब तीनों एम्पायर्स जो थे वो खत्म हो गए थे, चेरा, चोल और पांडियंस। ठीक, तो ये था चेरा, चोल और पांडियंस के बारे में, उनके रूलर्स के बारे में। ठीक, अब हम इनका एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे। इनका एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से इनका वर्क करता था, इनके समय में जो अर्थव्यवस्था थी वो कैसे वर्क करती थी। ठीक, फिर इसके अलावा हम ये भी देखेंगे इनकी सोशल लाइफ, रिलीजियन लाइफ कैसी थी। ठीक है, तो अब हम इसके आगे फिर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं संगम के समय में इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। तो अगर हम संगम पॉलिटी की बात करें, ठीक है, तो इनके समय में भी मोनार्की चलती थी। अगर हम इनके तीनों राज्य देख लें, चोला, चेरा और पांड्या, मोनार्की का मतलब होता था, ठीक है, मोनार्की का मतलब जो राजा बन गया उसका बेटा ही राजा बनेगा। ठीक है, तो मोनार्की जो थी यहां पर हेरिडेटरी थी। ठीक है, हेरिडेटरी का मतलब ये था कि मतलब ये अगर राजा है, ठीक है, तो उसका बेटा ही राजा बनेगा। तो ये क्या होता था, मोनार्की विद हेरिडेटरी। ठीक है, जो कि क्या होती थी, हेरिडेटरी। तो इसका जो कॉमन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था वो थी मोनार्की। ठीक है, जो कि क्या थी, हेरिडेटरी। ठीक है, और तीनों स्टेट्स में ये थी। ठीक है, मोनार्की जो थी वो तीनों स्टेट्स में थी। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें तो यहां पर भी सिस्टम ऑफ सक्सेशन था, वो पैट्रीलिनियल था। पैट्रीलिनियल का मतलब होता है लड़का ही राजा बनेगा, मतलब जो सन है, ठीक है, वही क्या बनेगा, राजा बनेगा। भले ही उसकी कितनी भी डॉटर्स हो, लेकिन जो बेटा है वही कौन बनेगा, राजा बनेगा। ये यहां पर सक्सेशन का सिस्टम चला करता था। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो किंग जो हुआ करते थे संगम एज के, इनकी बहुत ही इंप्रेसिव कोर्ट हुआ करती थी। ठीक है, कोर्ट मतलब एक ऐसी जगह पर जहां पर ये इंसाफ वगैरह, मतलब ये जुडिशियल सिस्टम है, वो किया करते थे। इसके अलावा इनके जो फ्यूडिटरीज थे, देखिए फ्यूडिटरीज का मतलब होता है सामंत। ठीक है, फ्यूडिटरीज का क्या मतलब होता है, सामंत। देखिए पहले के समय में क्या हुआ करते थे, राजा जिनकी टेरिटरीज बड़ी हुआ करती थी, तो वो कुछ कुछ ऐसी टेरिटरीज थी जिनमें वो डायरेक्ट रूल नहीं किया करते थे। वो क्या करते थे, अपना एक सामंत बैठा देते थे। सामंत का काम था वहां रूल करना, वहां से टैक्स कलेक्ट करना, अपना खर्चा निकालने के बाद बाकी पैसा जो है वो राजा को भेज देना। तो ऐसे ही इनमें भी जो संगम एज में भी जो राजा हुआ करते थे, इनके कुछ जागीरदार या फ्यूडिटरीज हुआ करते थे। ठीक है, जो वहां से उस पर्टिकुलर एरिया में रूल करते थे, वहां से टैक्स कलेक्ट करते थे, वहां का पूरा सिस्टम देखते थे, और जो पैसा खर्च होता था वो रख करके और बाकी राजा को एक फिक्स शेयर दे दिया करते थे। तो ये क्या थे, इनके सामंत।
ठीक है, तो इनके सामंत भी क्या थे, उनके यहां भी कोर्ट्स वगैरह थी और राजा की भी कुछ क्या थी, इंप्रेसिव कोर्ट्स थी। ठीक, इसके अलावा यहां पर एक और प्रथा थी संगम में, यहां पर जो इनकी रानी हुआ करती थी वो भी ऑडियंस हॉल में प्रेजेंट रहती थी। मतलब जो सभागृह हुआ करता था उसमें रानियां भी प्रेजेंट होती थी। ठीक है, ऑडियंस हॉल में रानी भी प्रेजेंट होती थी और वो राजा के बगल में खड़ी होती थी। ठीक, तो यहां पर ये जो सिस्टम था संगम एज में, सदन में, तो यहां पर रानियां, मतलब एक तरीके से कहा जाए कि यहां पर वुमेन्स का जो था वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस था, क्योंकि इसी से पता चलता है कि जो राजा के दरबार में रानियां भी उनके बगल में क्या हुआ करती थी, बैठा करती थी। ठीक है, और मैंने जो आपको बताया इनकी कोर्ट, ठीक है, इनकी जो राजा की जो इंप्रेसिव कोर्ट हुआ करती थी उसको बोला जाता था अरसवई। ये आपको याद रखना है, अरसवई या वेतवई। ठीक, तो अरसवई या वेतवई जो है ये रॉयल कोर्ट हुआ करता था। ठीक है, मतलब राजा का जो कोर्ट हुआ करता था उसको क्या बोला जाता था, अरसवई और वेत्रवई। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू एन सुब्रमण्यम, ठीक है, अब देखिए जो एन सुब्रमण्यम है, ठीक है, इन्होंने बताया कि संगम के जितने भी राजा थे, चाहे वो चोल के हों, चेरा के हों या पांड्या के हों, संगम बात कर रहे हैं मतलब तीनों किंगडम्स आ गए। ठीक, तो संगम के जो राजा हुआ करते थे उनकी जो पावर हुआ करती थी वो बहुत ज्यादा हुआ करती थी। मतलब उनका जो डिस्क्रिशन था, मतलब उनका जो डिसीजन हुआ करता था वो एब्सोल्यूट और अनक्वेश्चनेबल था। ठीक है, एब्सोल्यूट मतलब इनका जो डिसीजन हुआ करता था वो फाइनल हुआ करता था और इस पर कोई सवालिया निशान नहीं लगाता था। मतलब राजा ने अगर अपने डिस्क्रिशन से, देखिए राजा ने मंत्रिमंडल वगैरह आगे हम देखेंगे, मंत्री वगैरह सबको अपॉइंट किया था, लेकिन उनकी सलाह लेता था, लेकिन अल्टीमेटली जो डिसीजन लेना होता था वो राजा स्वयं लेता था और उनके डिसीजन पर कोई भी सवाल नहीं उठा सकता था। तो एन सुब्रमण्यम ने यह बात कही कि जो संगम के राजा हुआ करते थे वो उनके पास एब्सोल्यूट पावर हुआ करती थी, मतलब उनके किसी भी डिसीजन पर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता था, कोई भी क्वेश्चन नहीं उठा सकता था, अकॉर्डिंग टू एन सुब्रमण्यम, अकॉर्डिंग टू एन सुब्रमण्यम। क्लियर है? ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें, ठीक, तो किंग्स जो थे उन्होंने कई सारे मिनिस्टर्स को भी अपॉइंट किया था। ठीक है, और उनकी ड्यूटीज जो थी वो एडवाइजरी थी। मैंने आपको भी बताया कि राजा अपने विवेक से कोई चीज का फैसला लिया करता था, उसने मिनिस्टर्स अपॉइंट किए थे लेकिन उनकी ड्यूटी सिर्फ एडवाइस देने की थी। मतलब वो क्या करते थे, सिर्फ एडवाइस देते थे। ठीक है, जिनका काम था सिर्फ एडवाइस देना। इसके अलावा इन्होंने भी अपना एक स्पाई सिस्टम जो था वो, मतलब संगम में भी एक स्पाई सिस्टम था। स्पाई सिस्टम मतलब जो जासूस वगैरह हुआ करते थे। ठीक है, तो इन्होंने भी कई सारे दूतास और जासूस, मतलब जो दूत वगैरह हुआ करते थे, और ओरर, ठीक है, मतलब जो जासूस हुआ करते थे, तो इन्होंने भी कई सारे दूत और जासूस को एम्प्लॉय किया था, मतलब उनको नौकरी पे रखा था। ठीक है, और एस्पॉइनेज एक परमानेंट इंस्टीट्यूशन था, मतलब इनका भी अपना एक इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट था। जैसे आज की डेट में हमारा जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है, स्थायी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, रॉ हो गया, आईबी हो गया, वैसे ही इनके समय में भी संगम पॉलिटी के संगम एज में भी ये सारे जो थे ये परमानेंट इंस्टीट्यूशंस रहा करते थे। कौन से, किसके लिए, ये जो अपने जो इंटेलिजेंस का काम करते थे। मैंने आपको बताया था मौर्य डायनेस्टी में भी इंटेलिजेंस सिस्टम को बहुत ज्यादा प्रेवलेंस दिया गया था, वहां पर भी जासूस वगैरह किए जाते थे। क्लियर है? ठीक, तो किंग्स ने यहां पर मंत्रियों के अलावा जासूस और दूत को भी अपॉइंट किया था। क्लियर? नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहां पर जो किंग कहलाया करते थे ये मन्नम और वेंदन कहलाया करते थे। इनके जो राजा हैं, ठीक है, राजा जो हुआ करते थे वो क्या कहलाते थे, मन्नम या वेंदन कहते थे इनको, इनके राजाओं को। ठीक, तो अब अगर हम यहां पर बात करें तो इनमें इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स कौन कौन थे संगम एज की अगर हम बात करें तो पहले थे एमेचर, ठीक है, जो कि क्या हुआ करते थे, मंत्री हुआ करते थे। ठीक, जो अगर हम मौर्य डायनेस्टी में बात करें तो अमात्य, जो अमात्य हुआ करते थे वो मंत्री हुआ करते थे। यहां पर वही क्या कहलाते थे, एमेचर, जो कि मंत्री हुआ करते थे। इसके अलावा पुरोहितार, ठीक है, जो वहां पर पुरोहित वर्ग हुआ करता था वो यहां पर क्या हुआ करता था, प्रीस्ट हुआ करता था, पुरोहितर कहते थे इनको। ठीक, इसके अलावा बात करें दूतार,
ठीक है। तो दूतार मतलब एनवॉइस, एनवॉइस का मतलब होता था जो मैसेज लेके जाते थे। जैसे पहले के समय में आप याद करिए, राजा के दूत हुआ करते थे। तो दूत का काम क्या होता था? मैसेज पहुंचाना। एक किंगडम से दूसरे किंगडम में मैसेज पहुंचाना है तो उसके लिए क्या हुआ करते थे? दूतर हुआ करते थे, जिनको एनवॉइस कहा जाता था। इसके अलावा बात करें तो एक इनके मिलिट्री कमांडर भी हुआ करते थे, जिनको सेना पातियार कहा जाता था। सेना पातियार कौन होते थे? मिलिट्री कमांडर, ठीक है। जो इनके सैन्य के जो थे वो मिलिट्री कमांडर हुआ करते थे, सेना पातियार, ठीक। और जो लास्ट ऑफिसर हुआ करते थे ये जासूस, जिनको ओरर कहा जाता है। जिनको क्या कहा जाता है? ओरर, ठीक। तो यहां पर 5 ऑफिशियल्स हुआ करते थे, ठीक है। राजा के 5 ऑफिशियल्स हुआ करते थे। एक जो मिनिस्टर्स हुआ करते थे जिनको एमेचर कहा जाता था। दूसरे जो पुरोहित वर्ग होते थे उनको पुरोहितर कहा जाता था। तीसरे जो संदेश पहुंचाने वाले थे उनको दूतर कहा जाता था। चौथे जो थे वो मिलिट्री कमांडर थे, वो जिनको क्या बोला जाता था? सेना पातियार। और पांचवें जो हुआ करते थे वो जासूस हुआ करते थे, जिनको ओरर कहा जाता था। अब चूंकि यहां पर 5 ऑफिशियल्स थे, इसीलिए इन पांचों ऑफिशियल्स को क्या बोला जाता था? पंच महासभा। क्या कहा जाता था? पंच महासभा। इसका नाम था पंच महासभा, जहां पर राजा के अलावा ये पांचों जो ऑफिशियल्स हैं वो क्या किया करते थे? बैठा करते थे। और देखिए ये जितने भी ऑफिशियल्स हैं ये सिर्फ सलाह दिया करते थे, राजा जो था वो अपने विवेक से सारा फैसला लिया करता था, ठीक है। तो यहां पर जो ये पांचों ऑफिशियल्स थे ये मिलके क्या बनाते थे? पंच महासभा, ठीक है। ये पांचों ऑफिशियल्स मिलके क्या बनाते थे? पंच महासभा, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, मौर्योत्तर काल में भी अगर हम बात करें तो पूरा जो किंगडम था वो कई सारे मंडल में डिवाइडेड था, मतलब प्रोविंसेस में डिवाइडेड था। मैंने आपको बताया था अलग अलग जो है, अलग अलग जो हुआ करते थे, अलग अलग सेगमेंट मिल करके जो बना करते थे। जैसे आज की डेट में हमारा पूरा देश है, देश किस में बटा हुआ है? राज्यों में बटा है। राज्य किस में बटा है? जिले में बटा है। जिले किस में बटे? तहसील में बटे। और तहसील किस में बटे? गांव में बटे। तो ये जो है उस टाइम भी ये सिस्टम हुआ करता था। तो अगर हम उस टाइम की बात करें तो उस टाइम पर जो किंगडम डिवाइडेड था वो सबसे पहले तो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड था। जो सबसे ऊपरी पार्ट हुआ करता था मंडलम, नाडु, जिसको प्रोविंस कहा करते थे, मतलब एक तरीके से कहा जाए तो इसको राज्य कहा करते थे, ठीक है। क्या कहा करते थे? इसको राज्य कहा करते थे। तो क्या बोला करते थे उसको? मंडलम ऑब्लिक नाडु, ठीक है। इसके बाद बात करें तो उससे छोटी यूनिट जो हुआ करती थी उसको बोलते थे उर। उर मतलब टाउन हुआ करता था। जैसे आज की डेट में हम डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, भाई जितने भी जो है स्टेट्स हैं तो उसमें क्या होते हैं? अंदर डिस्ट्रिक्ट्स होती हैं। तो उर क्या हुआ करता था? उस टाइम पर टाउन हुआ करता था। इसके बाद जो अगला हुआ करता था वह था पैरूर। पैरूर बिग विलेज को कहा जाता था, मतलब जो बड़े विलेज हुआ करते थे। आज की डेट में जिसको हम तहसील कहते हैं, आज की डेट में हम उसको क्या बोलते हैं? तहसील बोलते हैं। कई सारे ग्रामों को मिला के क्या बनाई जाती है? एक तहसील बनाई जाती है। तो उस टाइम पर पैरूर कहा जाता था बड़े विलेज को। और जो सबसे छोटी यूनिट हुआ करती थी वो था सिरूर, ठीक है। ये कौन थी? स्मॉल विलेज, ठीक है। मतलब जो छोटा जो विलेज है वो हुआ करता था, सबसे छोटा विलेज। तो विलेज यहां पर सबसे छोटा जो था वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट थी। और सबसे जो बड़ी यूनिट थी वो थी प्रोविंस, जिनको मंडलम या नाडु कहा जाता था। इसके बाद बात करें तो अवई। अवई अगर हम बात करें तो अवई इसमें एक स्मॉल की विलेज असेंबली थी, ठीक है। मतलब ये एक तरीके से एक असेंबली हुआ करती थी गांव की, ठीक है। अब ये अवई बेसिकली इसका काम क्या होता था? देखिए गांव में जो लोकल बिजनेस हुआ करते थे, मतलब जो गांव लेवल पर जो बिजनेस हुआ करते थे, ठीक है, उनका ट्रांजैक्ट ठीक तरीके से हो, उसके लिए ये असेंबली बनाई गई थी अवई। मतलब जो गांव में आपस में जो बिजनेस वगैरह हुआ करते थे, ठीक है, तो उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या बनाई गई थी? ये असेंबली बनाई गई थी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो पांड्यन रूलर्स थे, ठीक है, वो बहुत ज्यादा कंसर्न थे अबाउट क्लीनिनेस। देखिए यहां पर क्लीनिनेस, ठीक है। देखिए स्वच्छता का ध्यान आप कल्पना करिए उस टाइम के राजा महाराजा भी रखा करते थे। जो आज हम स्वच्छता की बात करते हैं वो उस टाइम पर, सोचिए इतने 100 साल पहले भी वहां के रूलर्स जो थे वो क्लीननेस में पे विश्वास रखा करते थे
क्योंकि जो मदुरई जो शहर था, मदुरई जो पांड्यन रूलर्स की कैपिटल थी, वहां पर सर्वेंट्स अपॉइंट किए गए थे जो सड़कों का रख रखाव और सड़कों की साफ सफाई किया करते थे। मतलब वहां की स्ट्रीट्स की साफ सफाई करने के लिए सर्वेंट्स रखे गए थे एवरी मॉर्निंग। ठीक है, तो क्लीनिनेस पे भी पांड्यन रूलर्स जो थे वो बहुत ज्यादा क्या करते थे, कंसर्न रहते थे। इसके अलावा यहाँ पर शहरों में रात में गार्ड्स घूमा करते थे नाइट के समय। मतलब रात के समय जो चोरी वगैरह ना हो, तो इसके लिए प्रॉपर गार्डेड हुआ करता था, मतलब गार्ड्स वगैरह जो थे वो घूमा करते थे। इसके अलावा अगर हम टाउन्स की बात करें तो यहाँ पर कुछ कॉमन कुएं भी हुआ करते थे। ठीक है, कॉमनवेल्थ का मतलब जहां से उस शहर में रहने वाला हर व्यक्ति पानी भर सके। ठीक है, तो कुछ कॉमन कुएं भी हुआ करते थे। इसके अलावा कुछ स्पेशल टैंक्स भी होते थे, ठीक है, जिनका काम होता था पीने का पानी सप्लाई करना। आप सोचिए, मतलब उस टाइम पर कितना बेहतरीन सिस्टम बना के रखा हुआ था। आप कल्पना करिए क्या सोच थी उनकी कि उस वक्त भी वो पीने के योग्य पानी के लिए स्पेशल टैंक्स बनाया करते थे। देयर वर स्पेशल टैंक्स आल्सो विच इंटेंडेड टू सप्लाई ड्रिंकिंग वाटर। मतलब अच्छा स्वच्छ पानी जो है उसको ट्रांसफर करने के लिए कई सारे स्पेशल टैंक्स बनाए गए थे। इसके बाद अगर हम बात करें तो कई सारे घर भी टाउन्स में, ठीक है, अब जो यहाँ पर घर बनाए गए थे वो किसके बनाए गए थे, बर्न ब्रिक्स के। आप याद करिए इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी मैंने आपको बताया था कि जो घर मिले थे वो किसके बने हुए थे, जली हुई ईंटों के, तो बर्न ब्रिक्स के। तो यहां पर भी घर किसके बने हुए थे, बर्न ब्रिक्स के। ठीक है, तो ये सारा जो था इनकी पूरी पॉलिटी थी। आपको समझ में आया, राजा हुआ करते थे, मंत्री हुआ करते थे, इसमें पुरोहित वर्ग हुआ करता था, इसके अलावा स्पाइस सिस्टम हुआ करता था। ठीक है, मिलिट्री कमांडर हुआ करता था। अल्टीमेटली राजा को ही फैसला लेना होता था, राजा ही अपने विवेक से फैसला लेता था। फिर इसके अलावा इनमें भी प्रोविंसेस में बांटा गया था इनको, टाउन्स में, बिग विलेज, स्मॉल विलेज में बांटा गया। कुएं वगैरह हुआ करते थे, पानी सप्लाई करने के लिए स्पेशल टैंक्स वगैरह हुआ करते थे। तो आपको पॉलिटी पूरा समझ में आया। ठीक, इसके बाद जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे इनमें रेवेन्यू और फाइनेंस कहां से आता था। ये लोग पैसा कहां से, रेवेन्यू कहां से जनरेट करते थे। देखिए इनके टाइम पर भी जो सबसे इंपॉर्टेंट रेवेन्यू के लिए हुआ करता था वो हुआ करता था लैंड टैक्स। जमीन पर जो कर वसूला करते थे, ये वसूला करते थे 1/6 ऑफ टोटल प्रोडक्शन। मतलब जैसे जिस जमीन के टुकड़े पर जितना भी टोटल प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है, उसका 1/6 हिस्सा जो है वो लैंड टैक्स के रूप में दिया जाता था। और इस लैंड टैक्स को अगर हम बात करें तो ये लोग करई कहा करते थे। क्या बोला करते थे, करई। ठीक है, तो आपको याद रखना है करई क्या था, इनका लैंड टैक्स था। ठीक है, जिसमें 1/6 लिया करते थे ऑफ द टोटल प्रोड्यूस। जितना प्रोडक्शन हुआ है उसका 1/6 लिया करते थे, और ये क्या हुआ करता था, एक तरीके का लैंड टैक्स हुआ करता था। क्लियर। तो मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या था, लैंड टैक्स, जो करई के नाम से जाना जाता था। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें एक और टैक्स हुआ करता था, ठीक है, जिसको कहा जाता था इरई। ठीक है, इरई वो टैक्स हुआ करता था जो इनके सामंत वगैरह, ठीक है, इनके सामंत वगैरह जो ट्रिब्यूट्स दिया करते थे राजाओं को, मतलब अपनी तरफ से जो चीजें दिया करते थे, अपने साम्राज्य में जो कलेक्शन हुआ उसको जो भेजा करते थे, इस टैक्स को बोला जाता था इरई। ठीक है, तो ये ट्रिब्यूट्स दिया करते थे बाय फिडेटरीज, जो इनके सामंत हुआ करते थे। और इसके अलावा इन्होंने जो दूसरे देश पर आक्रमण किया, मान लीजिए जैसे चोल ने किसी पांड्यन पर आक्रमण किया, तो वहां से जो चीजें लूटी गई, ठीक है, तो उस लूटनी मतलब जीतने के बाद जो चीजें लूटी गई थी उसको भी क्या बोला करते थे, इरई। मतलब जो इनके सामंत जो ट्रिब्यूट्स भेजा करते थे वो, और इसके अलावा लूटे हुए सामान से जो इनकम होती थी उसको बोलते थे इरई। ठीक है, तो एक करई हुआ करता था, एक इरई हुआ करता था। इसके अलावा एक और टैक्स हुआ करता था, वरियम। ठीक है, ये सारे टैक्स हुआ करते थे, वरियम। ठीक है, ये एक यूनिट हुआ करती थी यील्डिंग टैक्स की, मतलब जो पर्टिकुलर टेरिटरी है उसका एक यील्डिंग टैक्स लिया जाता था, जिसको बोला जाता था वरियम। ठीक, और इसके अलावा एक और हुआ करता था इरावू। ठीक है, ये सारे आपको रेवेन्यू सिस्टम याद रखने हैं, ये सारे टैक्सेस हुआ करते थे। इरावू क्या होता था, एक्स्ट्रा डिमांड, या हम कहें जिसको फोर्स्ड गिफ्ट।
मतलब जबरदस्ती मांगा जाता था कि भाई हमें गिफ्ट के तौर पर कुछ चीज दी जाए, तो वो क्या कहलाती थी, इरावू। ठीक है, तो बेसिकली ये चार टैक्स हुआ करते थे इसमें। ठीक है, एक तो करई जो लैंड टैक्स हुआ करता था, दूसरा जो लूट के द्वारा या जो फ्यूडिटरीज इनको ट्रिब्यूट भेजते थे उसको इरई बोला जाता था, और एक पर्टिकुलर टेरिटरी पर जो टैक्स लिया जाता था वो वरियम था, और इरावू क्या था, एक्स्ट्रा या फोर्सफुली जो गिफ्ट लिया जाता था तो उसको क्या बोला जाते थे, इरावू। ठीक है, अब इनके टाइम पर एक ऑफिसर हुआ करता था जो टैक्स कलेक्ट करता था, जिसको बोलते थे वरियर। क्या बोलते थे इनको, वरियर बोला करते थे, जो इनके यहाँ टैक्स कलेक्शन का काम करता था। जो आज अगर हम आधुनिक युग में बात करें तो जो कलेक्टर करता है हमारे यहाँ का, कलेक्टर का काम क्या होता है, टैक्स कलेक्ट करना। वैसे ही इनके समय में क्या हुआ करता था, वरियर हुआ करता था, जो क्या कर करता था, टैक्स कलेक्ट किया करता था। ठीक, इनके समय में एक और प्रथा चला करती थी, ब्रह्मत्यम। भ्रमत्यम, ठीक है, भ्रमत्यम क्या हुआ करता था, ये पूरा का पूरा विलेज दिया करते थे, गांव दिया करते थे एज अ गिफ्ट टू ब्राह्मण्स। देखिए इनके समय में मैंने आपको बताया था कि वैदिक सभ्यता का बड़ा विकास हुआ था। ठीक है, तो ब्राह्मण्स जो थे उनको गिफ्ट के तौर पर क्या दिया जाता था, एक जमीन दी जाती जाती थी। ठीक है, और उस जमीन को एक तरीके से फ्री कर दिया जाता था फ्रॉम द पेमेंट ऑफ टैक्सेस। मतलब इनको गिफ्ट कर देना, मतलब एक तरीके से अब जब वहां का जो भी टैक्स वगैरह होगा वो फ्री हो जाएगा। ठीक है, तो ब्रह्मत्यम जो था ये एक प्रथा हुआ करती थी जिसके द्वारा ब्राह्मण्स को जो है गांव गिफ्ट में दिया करते थे। क्लियर हुआ, तो ये सारे इनके क्या थे, रेवेन्यूज थे। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें तो इनका कुछ ट्रेड भी हुआ करता था। ठीक है, मैंने आपको बताया इनके कई सारे ट्रेड हुआ करते थे, रोम है, इजिप्ट है, बर्मा है, मलाया है, जावा है, इन सारे देशों से क्या किया करते थे, इनका ट्रेड हुआ करता था। अब अगर हम इनके ट्रेड ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो कौन कौन से ट्रेड ऑब्जेक्ट्स हुआ करते थे, कॉटन फैब्रिक्स। देखिए मैंने पहले भी आपको बताया, देखिए पहले ही समय से कॉटन का जो था वो बहुत बड़ा, इंडिया जो रहा है कॉटन का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर रहा है। क्लियर, तो कॉटन फैब्रिक्स एक्सपोर्ट किया करते थे। इसके अलावा हमारे इधर साइड आपने देखा होगा केरला को स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया कहा जाता है। केरला को क्या कहा जाता है, स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया, क्योंकि यहाँ पर मसाले बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो स्पाइसेस भी हुआ करते थे यहाँ पर बहुत ज्यादा। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो आइवरी प्रोडक्ट्स। ठीक है, आइवरी प्रोडक्ट्स बहुत हुआ करते थे, ये मोती की माला वगैरह, मैंने आपको बताया था मोती वगैरह जो था वो बहुत ज्यादा फेमस था, तो आइवरी प्रोडक्ट्स वगैरह भी। ठीक है, इसके अलावा अब कुछ चीजें हम एक्सपोर्ट किया करते थे तो कुछ चीजें इंपोर्ट भी करते थे। जैसे हम क्या 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 इंपोर्ट करते थे, गोल्ड इंपोर्ट करते थे, स्वीट वाइन्स जो थी रोम वगैरह से वो इंपोर्ट किया जाता था। ठीक है, तो ट्रेड ऑब्जेक्ट्स क्या क्या थे, एक तो कॉटन फैब्रिक्स, स्पाइसेस, आइवरी प्रोडक्ट्स, इसके अलावा इंपोर्ट क्या क्या किया करते थे, गोल्ड और स्वीट वाइन्स। क्लियर, तो ये इनका पूरा रेवेन्यू और फाइनेंस था। क्लियर हुआ आपको, तो पॉलिटी के बाद आपको समझ में आया क्या था इनका रेवेन्यू और फाइनेंस। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं इनकी सोशल लाइफ कैसी थी, जो इनकी सोशल लाइफ थी। तो संगम में भी अगर हम बात करें तो संगम में भी कास्ट डिवीजन था। ठीक है, और ट्राइबल अरेंजमेंट्स था। ठीक है, मतलब ट्राइबल्स आपस में एक दूसरे के थे। ठीक है, ट्राइबल अरेंजमेंट्स भी था और कास्ट डिवीजन भी था। अगर हम बात करें तोल कप्पियर की, ठीक है, तो तोल कप्पियर ने 4 कास्ट को मेंशन किया है यहाँ पर। ठीक है, मतलब जैसे अपने यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हुआ करता था, वैसे इनके समय में भी तोल कप्पियर ने 4 कास्ट के बारे में बताया। ठीक है, पहले हुआ करते थे अदनार, दूसरे अरसर, तीसरे वैसियर और चौथे थे वेलारा। ठीक है, तो ये 4 जो है कास्ट हुआ करती थी इनके समय में तोल कप्पियर के अकॉर्डिंग। फिर इसके बाद बात करें तो ब्राह्मण्स, इनके समय में भी क्या था, जो ब्राह्मण वर्ग था, ठीक है, उन्होंने बहुत रेस्पेक्ट जो थी, उनकी बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट हुआ करती थी। मैंने आपको बताया था भारतीयम, भारतीयम का मतलब क्या था, ब्राह्मणों को जो पूरा का पूरा गांव दान में दे दिया जाता था। तो ब्राह्मणों की पोजीशन इनके टाइम पर बहुत ज्यादा अच्छी थी। इसके अलावा अगर हम बात करें ट्रेड की, तो बेसिकली इनके समय में भी जो ये जो ट्रेड वर्क का काम किया करते थे ये वैश्य किया करते थे, वेल्लास। ठीक है, मतलब अपने यहाँ पर जो वैश्य काम किया करते थे वो इनके समय में कौन किया करते थे, वेल्लास किया करते थे, ट्रेड का काम बेसिकली। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो इनके समय में कोई ऐसा रेफरेंस नहीं मिला जिससे ये पता चले कि इनके यहाँ ह्यूमन बींग्स मतलब आदमी या औरत का जो है सेल या परचेज किया जाता हो। ठीक है, मतलब एक तरीके से दासत्व वाली जो चीजें थी वो संगम एज में अवेलेबल
नहीं थी। सेल एंड परचेज ऑफ ह्यूमन बींग्स। इसके अलावा अगर हम बात करें तो संगम पीपल्स जो रहे हैं ये वेजिटेरियन भी रहे हैं और नॉन वेजिटेरियन भी रहे हैं। मतलब ये वेज खाना भी खाते थे और नॉन वेज खाना भी खाते थे। क्लियर? तो संगम पीपल क्या रहे, दे आर ऑल्सो वेजिटेरियंस एज वेल एज नॉन वेजिटेरियंस। इसके अलावा कुछ इंटॉक्सिकेंट्स ड्रिंक्स, मतलब जो अपना मदिरा वगैरह है, मदिरा पान वगैरह भी ये लोग क्या किया करते थे। ठीक है, तो ये कंज्यूम किया करते थे। ठीक है, इनके समय में एक और चीज बहुत फेमस थी, ठीक है, गैम्बलिंग, जुआ खेलना। इनके समय में भी लोग क्या किया करते थे, गैम्बलिंग मतलब जुआ खेला करते थे। ठीक है, तो ये इनकी सोशल लाइफ थी। ठीक है, कास्ट डिवीजन में बटा हुआ था। इनके समय में भी ब्राह्मण वर्ग जो था वो काफी ज्यादा जिसकी रेस्पेक्ट हुआ करती थी। वैश्य वैसे ही ट्रेड का काम किया करते थे, व्यापार किया करते थे। इनके इनके समय में भी जो लोग हैं वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों हुआ करते थे, और इनटॉक्सिकेंट ड्रिंक्स को भी ये कंज्यूम किया करते थे। तो ये संगम एज के टाइम की क्या थी, सोशल लाइफ। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद आती है इसका रिलीजियन क्या था यहाँ पर। देखिए, रिलीजन की अगर हम बात करें तो कोई एक सिंगल पैटर्न नहीं था, यूनिफॉर्म नहीं था, अलग अलग पैमाने थे। ठीक है, यहाँ पर भी जैसे देवताओं की वर्शिप की जाती थी अलग अलग फॉर्म में। ठीक है, एनिमिज्म की बात करें तो कई सारे देवताओं की यहाँ पर भी पूजा पाठ की जाती थी। अब इनके जो सबसे चीफ दैती हुआ करते थे तमिल्स के, वो थे मुरुगन। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुरुगन जो हुआ करते थे वो इनके चीफ देती हुआ करते थे, मतलब जो इनके मुख्य जो है एक तरीके से कहा जाए। ठीक है, तो वो जो हुआ करते थे वो कौन हुआ करते थे, मुरुगन हुआ करते थे, चीफ डीटी ऑफ तमिल्स। इसके अलावा ये लोग इंद्र भगवान को भी पूजा करते थे, इंद्र देवता को भी पूजा करते थे, वरुण को भी पूजा किया करते थे, यमा, सोम, शिव जी की भी यहाँ पूजा हुआ करती थी। ठीक है, तो शिव की भी वर्शिप यहाँ पर हुआ करती थी। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनके समय में जैनिज्म और बुद्धिज्म भी फॉलो किया जाता था। मतलब यहाँ पर कुछ लोग ऐसे थे जो जैनिज्म और बुद्धिज्म को भी फॉलो किया करते थे। तो मल्टी रिलीजियस था ये। ठीक है, मतलब कई सारे धर्म के लोग यहाँ पर एक साथ रहा करते थे और सबकी अलग अलग जो थी वो प्रथाएं थी। ठीक, तो ये था इनका रिलीजन। ठीक, अब हम देखते हैं इनकी इकोनॉमिक लाइफ। इकोनॉमिक लाइफ इनकी कैसी थी, मतलब इनकी अर्थव्यवस्था जो थी वो कैसी थी। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो संगम की जो अर्थव्यवस्था थी वो काफी सिंपल थी और मोस्टली इनकी सेल्फ हुआ करती थी। सेल्फ सफिशिएंट का मतलब होता है आत्मनिर्भर। इनकी जो अर्थव्यवस्था हुआ करती थी ये बेसिकली अपनी रिक्वायरमेंट की चीजों को, बहुत कम चीजें ये इंपोर्ट किया करते थे, ज्यादातर चीजें ये खुद ही बनाया करते थे। ठीक है, तो मोस्टली इनकी जो अर्थव्यवस्था थी वो सेल्फ थी, खुद ही कमा, खुद ही बनाना, खुद ही खाना। ठीक है, खुद ही यूज करना उसका, तो ये काम किया करते थे। इसके अलावा बात करें तो इकोनॉमी इनके यहाँ भी कृषि का जो है वो बहुत ज्यादा चलन था। एग्रीकल्चरलिस्ट हुआ करते थे ये सब, कृषि वगैरह जो है इनका काम बहुत हुआ करता था। इसके अलावा यहाँ पर आपको फिशरमैन भी बहुत मिलेंगे। फिशरमैन मतलब जो अपने मछली पकड़ने वाले होते हैं, मछली पालक। ठीक है, जिनको मछुआरे कहा जाता है। क्योंकि ये तटीय इलाका था समुंदर से, तो यहाँ पर मछली का भी पालन जो था वो बहुत ज्यादा था। तो यहाँ पर आपको फिशरमैन भी मिल जाएंगे, मछली पकड़ने वाले। फिर इसके अलावा मैन्युफैक्चरर्स भी थे, ट्रेडर्स भी थे, हंटर्स भी थे, वीविंग्स का काम भी किया करते थे। तो ये सारे लोग भी हैं। लेकिन कॉमनली अगर हम बात करें तो इनके यहाँ जो सबसे ज्यादा वो होता था वो कौन होते थे, एग्रीकल्चर। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये क्या क्या उगाया करते थे, तो बेसिकली यहाँ पर चावल का बहुत ज्यादा उपयोग होता था। देखिए, पैडी का प्रोडक्शन जो होता था वो सबसे ज्यादा होता था। देखिए, आज भी अगर आप देखें तो साउथ में चावल सबसे ज्यादा चलता है। ठीक है, चावल आज भी वहां पर प्रेवलेंट है इन कंपैरिजन टू गेहूं के, वीट के। ठीक है, तो पैडीज का प्रोडक्शन पहले भी बहुत होता था। इसके अलावा मिलेट्स वगैरह हुआ करते थे, कॉर्न वगैरह हुआ करते थे। ठीक है, अब यहाँ का जो मार्केट प्लेस है, अगर हम संगम एज की बात करें तो यहाँ का जो मार्केट प्लेस है उसको अवनम कहा जाता था। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ का जो मार्केट प्लेस हुआ करता था संगम एज का, उसको क्या बोला जाता था, अवनम बोला जाता था। ठीक है, और अगर हम बात करें तो शिप बिल्डिंग, देखिए जहाज बनाना वाला, ये इनकी नेटिव इंडस्ट्री हुआ करती थी। चूंकि मैंने आपको बताया कि इनकी नेवी जो थी, चूंकि समुद्री तट से लगने के कारण इनका जो फॉरेन ट्रेड वगैरह हो, तो वो सब क्या होता था, पानी वाले जहाज के कारण बहुत ज्यादा होता था। ठीक, तो शिप बिल्डिंग का काम इनके समय में क्या होता था, बहुत ज्यादा होता था। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि इंटरनल और फॉरेन ट्रेड भी इनके समय पे
हुआ करते थे। अब अगर हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज की बात करें, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तो इनके समय में सिक्के चला करते थे, ठीक है, सिक्के भी चला करते थे, ठीक है। इसके अलावा इनके समय में बार्टर सिस्टम भी प्रेवलेंट था। मतलब जो बार्टर सिस्टम क्या था, जो सामान, एक सामान लेकर के दूसरा सामान देना, ये बार्टर सिस्टम हुआ करता था। और इनके समय में कॉइन्स वगैरह भी बहुत ज्यादा चला करते थे। इसके अलावा बात करें, अगर हम बार्टर सिस्टम की बात करें, तो बार्टर सिस्टम में बेसिकली ये लोग चावल का इस्तेमाल करते थे, पैडी का, ठीक है, या जो समुद्र से जो नमक बनाया करते थे, इनलैंड जो सॉल्ट बनाया करते थे, ये भी क्या होता था, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्लियर। तो यहां पर आकर के हमारा पूरा संगम एज किंगडम खत्म होता है। हमने साउथ इंडिया के, एक्सट्रीम साउथ इंडिया के 3 मेजर एम्पायर्स के बारे में पढ़ा, चोल, चेरा, पांड्या, ठीक है। इसके अलावा हमने संगम लिटरेचर के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो यहां पर आकर के हमारा जो संगम एज है वो कंप्लीट होता है, ठीक। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम देखेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो पेपर्स में आए हुए हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर्स में। और उसके बाद, ठीक है, इन संगम एज को खत्म करने के बाद फिर हम जो शुरू करेंगे, हम वापस नॉर्थ इंडिया जाएंगे। देखिए, अभी तक हम नॉर्थ इंडिया में थे, नॉर्थ इंडिया से फिर अब हम साउथ इंडिया में आए, संगम एज पढ़ा, अब हम वापस नॉर्थ इंडिया में जाएंगे और अब हम नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर मौर्य एम्पायर की तरह बहुत ही बड़ा और बहुत ही इंपॉर्टेंट एम्पायर रहा है नॉर्थ इंडिया का, ठीक। तो हम साउथ से वापस अब किस दर जाएंगे, नॉर्थ इंडिया में जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद अब गुप्ता एम्पायर पढ़ेंगे, गुप्ता एम्पायर के बाद फिर पुष्यभूति डायनेस्टी पढ़ेंगे, और एंशियंट लगभग लगभग अब हमारा गुप्ता एम्पायर और पुष्यभूति डायनेस्टी के बाद एंशियंट लगभग लगभग हमारा कंप्लीट हो जाएगा, और हम मेडीवल में, प्री मेडीवल पीरियड में एंटर कर जाएंगे। तो गाइज, अगर आपको सारी चीजें समझ में आ गई हैं, अगर आपको इसके बाद भी कोई डाउट उठ रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। अदरवाइज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। देखिए, मैंने आपको वादा किया है कि मैं पूरा हिस्ट्री कंप्लीट करूंगा, तो मैं करूंगा। भले ही थोड़ा सा अभी टाइम लग रहा है, बीच में मैं 2-3 वीडियोस नहीं बना पा रहा हूं, लेकिन आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आप क्लास को फॉलो करते रहिए। पूरा हिस्ट्री कंप्लीट जो है वो इस चैनल में आपको मिलेगा। तो गाइस, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।